हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। क्लास 12th केमिस्ट्री का 4th चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री जो हम लोग देख रहे हैं, जिसमें कैटलिस्ट पोर्शन को हम लोग समझ रहे हैं। और अभी तक हमने टाइप ऑफ कैटालिसिस देख लिया है कि वो दो टाइप का होता है, जिसमें एक होता है होमोजीनियस कैटालिसिस, जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की सेम स्टेट होती है, फिजिकल स्टेट, और एक होता है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, जिसमें कैटलिस्ट और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स होती हैं। अब बच्चों बात करेंगे कि हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का मैकेनिज्म क्या होता है। मतलब हेट्रोजीनियस कैटालिसिस जो प्रोसेस हमने पढ़ी है, जिसमें रिएक्टेंट और कैटालिस्ट के दोनों के डिफरेंट फेजेस होते हैं, वो काम कैसे करते हैं। मतलब वो रिएक्शन के रेट को कैसे आपके ऑल्टर कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। इसलिए मैं शब्द का कौन सा यूज कर रहा हूं, ऑल्टर, कि क्यों वो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते। तो आइए समझते हैं मैकेनिज्म को। अब इस मैकेनिज्म में हम पहली चीज तो एक बड़ी फेमस थ्योरी है जिसको बोलते हैं मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी, इसको फॉलो करते हैं। मतलब हम ये मानते हैं कि जो कैटलिस्ट होता है वो अपने सरफेस पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एड्सॉर्ब करके उनके रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करने की मादा रखता है। यानी कि कैटलिस्ट का सरफेस ऑफर करता है कि भैया रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आओ और उस पर एड्सॉर्ब हो। एड्सॉर्प्शन हम पढ़ चुके हैं। तो यहां कैटलिस्ट कौन हुआ, एड्सॉर्बेंट, और जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो आएंगे और जो उस पर एड्सॉर्ब होंगे वो कौन होंगे, एड्सॉर्बेट। तो एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के यही फंडे जो हमने एड्सॉर्प्शन में पढ़े थे, यही फंडे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस पे लगेंगे। और कौन सा एड्सॉर्प्शन करेंगे ये लोग प्रिसाइसली, ये लोग करेंगे केमिजॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट को केमिकली रिएक्ट करना है और वहां पर प्रोडक्ट बनाना है। तो यहां फिजिकल एड्सॉर्प्शन करने से काम नहीं चलेगा, यहां पर रिएक्टेंट्स को केमिकल एड्सॉर्प्शन यानी कि केमिजॉर्प्शन करना पड़ेगा, और उसी सरफेस पर उनको अपना प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी करना होगा। बाद में वो कैटलिस्ट के सरफेस को छोड़ देंगे और अपने प्रोडक्ट हमें अलग मिल जाएगा, और जो कैटलिस्ट हमने इस्तेमाल किया था वो हमें वापस मिल जाएगा विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये मैंने एक मोटे मोटे प्रारूप में आपको बताया है कि मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी ये कहती है। अब इस थ्योरी को हम स्टेप बाय स्टेप भी समझते हैं और डायग्रामेटिक वे में भी समझते हैं, डायग्राम की सहायता से भी समझते हैं। लेकिन फिलहाल जब हम हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो कुछ चीजें हम मानकर चलते हैं कि इसमें जो कैटालिस्ट होगा वो सॉलिड कैटालिस्ट होगा। मतलब वो कैटालिस्ट कोई मेटल का सरफेस हो सकता है, क्योंकि वो कैटलिस्ट 100% मुझे सॉलिड कैटलिस्ट मानना पड़ेगा। तो मैं मानकर चल रहा हूं कि जो कैटलिस्ट मैं इस्तेमाल करूंगा दैट विल बी द सॉलिड कैटलिस्ट। तो हम सॉलिड कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे। एक बात तो ये हो गई। और ये कैटलिस्ट किसकी तरह बिहेव करेगा, इट विल बिहेव लाइक एन एड्सॉर्बेंट, क्योंकि ये एड्सॉर्ब करने के लिए अपना सरफेस एरिया ऑफर करेगा। ये बोलेगा भैया मेरे सरफेस पर आप जाकर एड्सॉर्ब हो सकते हो। अब देखना, सरफेस पर एड्सॉर्ब जब होंगे ये, तो इनके सरफेस पर जाहिर सी बात है पोर्स होंगे। पोर्स मतलब छोटे छोटे से होल्स होंगे जहां पर जाकर ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो एड्सॉर्बेट बनकर आएगा उसको बिठा सकते होंगे। तो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को उस पर जाकर बिठा सकते होंगे। तो पहली चीज तो ये हो गई कि ये जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स होंगे ये इनके पास पोर्स होंगे, जो कि कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, जो कि एड्सॉर्बेंट है। एक और बात बताता हूं, पोर्स होने से ही सिर्फ केमिकल एड्सॉर्प्शन नहीं होगा, उस सरफेस पर फ्री वैलेंसीज भी होनी चाहिए। फ्री वैलेंसीज मतलब इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कोई चार्जेस, कुछ ऐसी फ्री वैलेंसीज उसके सरफेस पर होनी चाहिए जिसके थ्रू वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ केमिकल बॉन्ड बना सके। क्योंकि उनको केमिकल बॉन्ड बनाने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ, क्योंकि यहां से फिजिकल बॉन्ड से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप चाहते हो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। तो इसके लिए आपका कैटलिस्ट को जरूरी है कि वो केमिकल बॉन्ड बनाए पहले रिएक्टेंट के साथ, और उसके साथ फिर वो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा बॉन्ड बनाने के बाद। तो यहां पर फ्री वैलेंसीज भी इस कैटलिस्ट के सॉलिड सरफेस पर मौजूद होनी चाहिए, जो केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेगी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ। क्लियर हो गया। तो हम जो कैटलिस्ट लेकर चल रहे हैं वो सॉलिड कैटलिस्ट लेकर चल रहे हैं, जो कि एड्सॉर्बेंट की तरह बिहेव करेगा। दूसरी बात यह कि यहां पर जो रिएक्टेंट होगा जो एड्सॉर्ब होने आएगा, तो पहली बात तो मैं इसको एड्सॉर्बेट बोल सकता हूं। तो जो रिएक्टेंट होगा वो मेरे लिए एड्सॉर्बेट का काम करेगा। एक बात तो क्लियर हो गई। वो होगा मेरा कोई गैस के मॉलिक्यूल्स, वो होंगे मेरे कोई
इस तरीके से गैस के मॉलिक्यूल्स, तो दे विल बी योर गैशियस मॉलिक्यूल्स, तो वो आपके गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे जो इसके सरफेस पर एड्सॉर्ब होंगे। और इस थ्योरी को हम बोलेंगे मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी। अभी मैंने थ्योरी नहीं बताई, अभी मैंने सिर्फ उसके असम्पशंस बता दिए कि हमें क्या क्या चीजें मानकर चलनी है। अभी थ्योरी तो स्टेप बाय स्टेप अब मैं शुरू करूंगा, लेकिन ये जो थ्योरी फॉलो करेंगे उस थ्योरी का नाम होगा मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी। अब आइए समझते हैं थ्योरी क्या होती है मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी, देयर आर फ्री वैलेंसीज on the surface of solid catalyst and the mechanism of heterogeneous catalysis involves the following steps। तो हमने ये मान लिया है कि कैटलिस्ट हमारा जो है वो एड्सॉर्बेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, यानी कि वो एड्सॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा जो कि एक सॉलिड के फॉर्म में होगा, और उसके पास फ्री वैलेंसीज होंगी। जो मॉलिक्यूल आएगा और एड्सॉर्ब होगा वो हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा जो एड्सॉर्बेट की तरह काम करेगा और जो गैशियस अवस्था में होगा, यानी कि गैशियस स्टेट में होगा। अब ये थ्योरी क्या कहती है, एक एक पॉइंट को हम डिटेल में समझते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप है, मतलब आप देखोगे पहली स्टेप में जो चीज मैं बता रहा हूं वही चीज होगी उस मैकेनिज्म में। क्या है पहली स्टेप में? डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। सबसे पहले क्या होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, सरफेस ऑफ अ कैटलिस्ट की ओर डिफ्यूज होंगे, यानी कि जो कैटलिस्ट है उसका जो सरफेस है, जो इन्विटेशन दे रहा है कि आओ भैया एड्सॉर्ब हो जाओ, पहले तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जाएंगे और उसकी तरफ डिफ्यूज्ड होंगे, उसकी तरफ भागेंगे। डिफ्यूजन तो पता है ना, सिंपल शब्दों में डिफ्यूजन क्या है, एक पर्टिकुलर फ्लूइड का ऐसी जगह से भागना जहां उसकी मात्रा ज्यादा है और ऐसी जगह पर भागना जहां उसकी मात्रा कम है। मतलब कोई भी फ्लूइड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये गैस और लिक्विड दोनों पर लागू हो सकता है। अगर गैस और लिक्विड अपने आप को ऐसे डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं कि दे आर मूविंग फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हाई कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लो कंसेंट्रेशन, तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोल देता हूं, डिफ्यूजन। एग्जाम्पल देता हूं, डिफ्यूजन बड़ी मजेदार प्रोसेस है। जैसे आप कभी बकेट ऑफ वाटर में एक कैप के बराबर एक ढक्कन डिटॉल डाल देना, तो जैसे तुम डिटॉल डालते हो तो तुम तो सिर्फ पानी के ऊपर की जो लेयर है उसमें डिटॉल डालते हो, कोई अंदर पानी में जाकर हर जगह डिटॉल थोड़ी ना डालते रहते हो, तुम तो ऊपर से बस उसको सरफेस पर डाल देते हो। नीचे तुम्हें बादल बनता हुआ दिखता होगा डिटॉल का, व्हाइट कलर का लिक्विड का नीचे बादल बनता हुआ दिखता है, नीचे वो बादल बन रहा है, और थोड़ी देर के बाद तुम देखना अपने आप ही डिटॉल पूरे पानी में यूनिफॉर्मली बढ़ जाएगा। मतलब तुम्हें शेक करने की भी जरूरत नहीं है, शेक कर दोगे तो थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा, अदरवाइज वो खुद से इतना सक्षम है कि वो पूरा डिटॉल यूनिफॉर्मली उस बकेट ऑफ वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि जो डिटॉल गया है उस लिक्विड में वो डिफ्यूज्ड हो गया अंदर ही अंदर। मतलब ऊपर की लेयर पे आपने जब डाला था तो ऊपर की लेयर पे डिटॉल की मात्रा ज्यादा थी, वहां से डिटॉल भागे और उस जगह पर गए जहां डिटॉल की मात्रा कम थी, यानी कि बकेट ऑफ वाटर जो बकेट है उसके नीचे की साइड में, क्योंकि वहां मात्रा कम है। डिटॉल जस्ट एन एग्जांपल लिया है, आप इंक भी ले सकते थे इसमें। यह होता है डिफ्यूजन। ये तो मैंने लिक्विड का डिफ्यूजन बता दिया। गैस में भी होता है, आप डिओड्रेंट्स यूज कर लो कोई सा भी, इंश्योर कि वो फॉग ना हो, क्योंकि फॉग तो बिना गैस वाला है ना, अपने को गैस वाला चाहिए डिओड्रेंट। अब आप एक रूम में उसको स्प्रे करो और दूसरे कॉर्नर के रूम में देखना उसकी महक आएगी, फ्रेग्रेंस आएगी उसकी। क्यों आएगी? क्योंकि वो जो गैस पार्टिकल है वो भी डिफ्यूज होता है एयर में। जहां डीओ स्प्रे किया वहां पर कंसेंट्रेशन ऑफ डिओड्रेंट ज्यादा था, वहां से वो भगे और दूसरे कॉर्नर पर चले गए जहां उनका कंसेंट्रेशन कम था। ये भी डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन क्लियर? तो ये डिफ्यूजन जो होता है ये रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स का होता है, जो कि गैस है, जो कि फ्लूइड का पार्ट है। और ये कहां से भागेंगे? जहां उनका रीजन ज्यादा है, जहां उनका कंसेंट्रेशन ज्यादा है, वहां से भागेंगी और इसके सरफेस तक पहुंचेंगी। तो उड़ते उड़ाते ये इसके सरफेस तक पहुंचेंगी, क्योंकि इसके सरफेस पर इस गैस का जो कंसेंट्रेशन है वो कम है। तो पहली प्रोसेस में डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट अकर्स। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो कि गैसियस स्टेट में हम मानकर चल रहे हैं, वो डिफ्यूज होंगे और कैटलिस्ट के सरफेस तक पहुंचेंगे। ये एक बात हो गई, पहली स्टेप खत्म। मतलब ये तो सिर्फ हुआ कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैटलिस्ट के सरफेस तक पहुंच गए। अब क्या होता है? सेकेंड चीज देखेंगे आप इसी से जुड़ी हुई, adsorption of reactant molecules on the surface of the catalyst
by forming loose bonds with the catalyst due to presence of free valencies. अब वो पहुंच तो गए, अब वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होंगे, मतलब वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इस सॉलिड सरफेस पर जाकर धीरे धीरे अपने आप को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब। और मैं क्लियर बता दूं, ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन होगा, केमिकल नहीं होगा, ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये सरफेस मॉलिक्यूल्स पर एब्जॉर्ब होगा। जाहिर सी बात है, इसके बाद छोटे छोटे से पोर्स रहे होंगे जिससे पहले एब्जॉर्ब हुए, और फ्री वैलेंसीज होगी जिससे वो केमिकली एब्जॉर्ब हुए। मेरी बात समझ में आ रही है? फ्री वैलेंसीज की वजह से ये केमिकली एब्जॉर्ब होंगे। अब मेरे पास है रिएक्टेंट और मेरे पास है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को मैं बोलता हूं C और रिएक्टेंट को मैं बोलता हूं R, और अब मैं कह सकता हूं भैया R और C जो हो गए वो केमिकल एब्जॉर्प्शन में हिस्सा ले गए। ठीक है, तो ये R और C केमिकल एब्जॉर्प्शन में इस समय हिस्सा ले रहे हैं। अब रिएक्टेंट कौन कौन हो सकते हैं? दो होंगे जिनको आप रिएक्ट करवाना चाहते हो, दो रिएक्टेंट होंगे, मान लो A और B रिएक्ट करना चाहते हैं और कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। मैं रिएक्शन लिख देता हूं, लिखी नहीं है मैंने रिएक्शन, मैं रिएक्शन मान लेता हूं कि इट इज A प्लस B विच विल गोइंग टू फॉर्म अ प्रोडक्ट से P। तो ये दोनों मेरे रिएक्टेंट हो गए। तो ये दोनों ही आए होंगे इसके सरफेस पर, एक नहीं आया होगा, दोनों ही आए होंगे। ऐसा नहीं होगा कि भैया तू चले जा मैं यहीं रुका हूं फिर तू, ऐसा कुछ नहीं है। ए और बी दोनों को जाना पड़ेगा। तो मैं आर में दोनों को मान रहा हूं, ए और बी दोनों पहुंच गए और फिजिकली केमिकली यहां पर एब्जॉर्ब हो गए। कंसेप्ट क्लियर है? एब्जॉर्प्शन अभी कंसेप्ट क्लियर है। अभी हम आगे समझते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, स्टेप 3 देखते हैं, लेकिन स्टेप 3 अगली स्लाइड में। तो पहले तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग स्टेप 3 देखते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब स्टेप 3 में क्या हो रहा है, ध्यान से देखेंगे। स्टेप 2 तक की कहानी में यहां पर फिर से बता देता हूं। ये मेरा कौन है, कैटलिस्ट है C, और इस पर कौन आ गया, रिएक्टेंट A प्लस B के फॉर्म में इसके ऊपर केमिकल एब्जॉर्ब हो चुके। तो ये मेरा हो गया R। ठीक है, अच्छा R को मैं A प्लस B मान सकता हूं, तो इसमें A के भी मॉलिक्यूल्स आ गए और इसमें B के भी मॉलिक्यूल्स आ गए। तो बहुत सारे A के मॉलिक्यूल्स केमिकल एब्जॉर्ब हो गए और B के मॉलिक्यूल्स भी केमिकली एब्जॉर्ब हो गए। अब आगे सुनो। Occurrence of chemical reaction on the surface of a catalyst through the formation of an intermediate। अब ये इंटरमीडिएट बनाएंगे और एक केमिकल रिएक्शन होगी कैटलिस्ट के सरफेस पर। समझ में आ रहा है? Occurrence of chemical reaction on the surface of catalyst through the formation of an intermediate, मतलब आपकी एक केमिकल रिएक्शन होगी इस सरफेस पर। और होगा क्या मैं बताऊं उसमें, ये तो आपकी सेकेंड स्टेप थी, अब मैं आपको बताता हूं थर्ड स्टेप में होगा क्या। ये जो A और B है, ये दोनों केमिकल रिएक्शन कर लेंगे इसके सरफेस पर। मतलब इसके सरफेस पर ये ऑफरिंग हुई कि A और B आओ केमिकली एब्जॉर्ब हो, और A और B अब वहां पर देखेंगे यार हम दोनों आपस में भी रिएक्ट कर सकते, जो पहले नहीं कर रहे थे। केमिकल बॉन्ड जब कैटलिस्ट के साथ बन गया उसके बाद उनको समझ में आया कि यार A और B तो रिएक्ट कर सकते हैं। मतलब कर तो पहले भी रहे थे लेकिन तेजी से नहीं कर रहे थे, अब वो तेजी से करेंगे क्योंकि उनको कैटलिस्ट का समर्थन मिल रहा है। तो अब A और B क्या करेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये रहा कैटलिस्ट का सरफेस, ये रहा कैटलिस्ट का सरफेस। इस पर जो A होंगे, मान लो ये A है और कुछ B भी बना देता हूं मैं, मान लो ये B के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये A और ये B मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आपस में केमिकल बॉन्ड बना लेंगे यहीं पर सरफेस पर, A और B। और A और B इस समय कैटलिस्ट के साथ भी चिपके रहेंगे, मतलब कैटलिस्ट के साथ तो बन ही रहा है उनका केमिकल बॉन्ड, A और B का आपस में भी बन रहा है। तो इस समय आप ये कह सकते हो, एक तरफ है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की बॉन्डिंग हो रही है A के साथ, कैटलिस्ट की बॉन्डिंग हो रही है B के साथ। कौन सी, केमिकल बॉन्डिंग, और वही बॉन्डिंग A और B के साथ भी हो रही है। मतलब A और B कैटलिस्ट के सरफेस पर आपस में तेजी से रिएक्ट कर गए। अब ये जो बना A और B की केमिकल बॉन्डिंग किसके साथ, कैटलिस्ट के साथ भी, इसको बोल देंगे इंटरमीडिएट। दिस इज रिगार्डेड एज एन इंटरमीडिएट। तो आप इसको इंटरमीडिएट बोल दोगे, दिस इज कॉल्ड एन इंटरमीडिएट। तो A और B होगा,
कैटलिस्ट होगा, कैटलिस्ट का सरफेस होगा, और ए और बी पर कैटलिस्ट का जो सरफेस पर होंगे वो आपके केमिकल बॉन्डिंग सब लोग बना रहे होंगे, जिसको आप एक इंटरमीडिएट बोल दोगे। तो ये इंटरमीडिएट बन गया। अभी प्रोडक्ट नहीं बना, अभी तो प्रोडक्ट बनने से पहले वाला प्रोडक्ट बन गया, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ये इंटरमीडिएट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखो समझो, इंटरमीडिएट जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हो तो या तो डायरेक्टली बना लेते हो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, या बीच में कुछ समवॉट स्टेबल कंपाउंड बनता है। अब समवॉट मतलब प्रोडक्ट से तो कम स्टेबल, लेकिन अपने आप में इतना स्टेबल होगा कि रिएक्शन कुछ देर के लिए वहां ठहर सकती है, रुक सकती है। इसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट कंपाउंड, और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे सपोज करो आप लोग मुंबई टू केरला जा रहे हो, सपोज करो बाय ट्रेन, ठीक है। अगर वो नॉन स्टॉप ट्रेन है, मतलब वो ट्रेन कहीं रुकती नहीं है, सीधे मुंबई से केरला में ही रुकेगी। केरला के कोई भी हम स्टेशन एर्नाकुलम पकड़ लेते हैं, तो मुंबई से एर्नाकुलम तक आपने ट्रेन ली है, बोर्ड की है, और वो नॉन स्टॉप ट्रेन है, तो मुंबई से सीधा वो एर्नाकुलम पे ही रुकेगी, हम ये मानकर चलते हैं। तो बीच में लेकिन बहुत सारे स्टेशन तो आएंगे, जाहिर सी बात है, जितने भी मुंबई और एर्नाकुलम के बीच के स्टेशन होंगे वो सब आएंगे। लेकिन ट्रेन क्योंकि किसी भी स्टेशन पे रुकेगी नहीं, तो उन स्टेशन को मैं बोल दूंगा ट्रांजिशन स्टेशन। कौन से स्टेशन? ट्रांजिशन स्टेशंस। क्यों? क्योंकि भाई साहब मुंबई से एर्नाकुलम जाते वक्त ये सारे स्टेशंस बीच में पड़े थे, लेकिन हम रुके कहीं नहीं, हम ये सारे स्टेशंस बीच में पड़े थे, तो ऑल दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेशंस। लेकिन मान लो आपकी ट्रेन ने पुणे जंक्शन पे एक हॉल्ट ले लिया, पुणे स्टेशन आया, रेलवे स्टेशन, वहां पर 15-20 मिनट का हॉल्ट ले लिया, तो अब आप कह सकते हो कि भैया मुंबई से एर्नाकुलम की जर्नी थी, वो नॉन स्टॉप जर्नी नहीं थी, उसमें बीच में एक स्टॉपेज आया था पुणे जंक्शन पे, और अब पुणे जंक्शन जो बन जाएगा वो एक इंटरमीडिएट स्टेशन बन जाएगा। इंटरमीडिएट ऑफ व्हाट? बिटवीन पुणे एंड एर्नाकुलम स्टेशन। जो बिटवीन मुंबई एंड एर्नाकुलम स्टेशन, पुणे जो बन जाएगा वो आपका इंटरमीडिएट बन जाएगा। रिएक्शन वहां रुक गई, ट्रेन वहां रुक गई थी क्योंकि, वैसे ये इंटरमीडिएट बनेगा। क्लियर हो गया? मतलब एर्नाकुलम आने से पहले पुणे जो स्टेशन था उससे पहले वहां गाड़ी रुकी थी, तो वो इंटरमीडिएट हो गया, ये इंटरमीडिएट है। अब इसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या होना है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। फोर्थ स्टेप में क्या होना है? Desorption of the product molecules from the surface due to the lack of its affinity for the catalyst surface, so making the surface free for the fresh adsorption of the reactant molecules from the surface of catalyst. संपट नहीं पड़ी होगी, सुनो सुनो। ए और बी ने इंटरमीडिएट बना लिया, यहीं पर ए और बी अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेगा। मतलब धीरे धीरे ये इंटरमीडिएट बनने के बाद यहीं पर बनेगा आपका प्रोडक्ट, मतलब आपका होगा कैटलिस्ट। अब ध्यान से देखना, ये रहा आपका कैटलिस्ट सी, और अब इस पर बन जाएगा आपका एक नया तरीके का ये प्रोडक्ट, ये रहा आपका प्रोडक्ट। क्योंकि यहां ए और बी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं और तेजी में कर रहे हैं, तो ए और बी इंटरमीडिएट बनाएंगे, लेकिन उसके तुरंत बाद वे तुरंत यहीं पे यहीं सरफेस पर ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। और इसी स्टेप में प्रोडक्ट की एफिनिटी क्योंकि उस कैटलिस्ट के सरफेस से बहुत अच्छी नहीं होगी, तो सारे प्रोडक्ट जो होंगे वो इस कैटलिस्ट के सरफेस से बाहर निकल जाएंगे। सारे जो प्रोडक्ट होंगे वो इस कैटलिस्ट के सरफेस से बाहर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ए और बी की तो इस कैटलिस्ट के प्रति एफिनिटी अच्छी थी। ए और बी तो चाहते थे कि इस कैटलिस्ट के साथ केमिकल एड्सॉर्प्शन करें, लेकिन जो इन्होंने प्रोडक्ट बना लिया बाद में, उस प्रोडक्ट की तो सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। केमिकल रिएक्शन में हम बोलते यही है कि ए और बी जो होंगे उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल बदल जाएगी, क्योंकि जब नया सब्सटेंस बनता है केमिकल रिएक्शन में तो उसकी अलग ही प्रॉपर्टीज होती हैं। तो वो जो अलग सब्सटेंस बना वो पी सब्सटेंस बना, जिसको मैं प्रोडक्ट बोल रहा हूं, और इस पी की प्रॉपर्टीज कतई ए और बी से नहीं मिलती। और ए और बी कैटलिस्ट से रिएक्ट करता, मतलब उस पर एड्सॉर्ब होता था, उसके प्रति अट्रैक्शन रखता था, पी नहीं रखता। तो पी बोलेगा भैया मैं तो गया डिसॉर्ब होऊंगा। डिसॉर्ब मतलब मैं एड्सॉर्प्शन नहीं करूंगा, मैं बल्कि अब बाहर निकलूंगा और कैटलिस्ट के सरफेस को छोड़ दूंगा। तो कैटलिस्ट के सरफेस को ये छोड़ देगा, कौन? पी, क्योंकि पी की एफिनिटी कम है। दैट इज वाई लैक ऑफ इट्स एफिनिटी फॉर द कैटलिस्ट सरफेस, सो मेकिंग द सरफेस फ्री फॉर द फ्रेश एड्सॉर्प्शन। अब ये सरफेस के मॉलिक्यूल कैटलिस्ट के सरफेस को छोड़ देगा, तो सरफेस क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा, और जो और रिएक्टेंट बचे वो आएंगे। चलता रहेगा ना प्रोसेस, खत्म थोड़ी ना हो रिएक्शन, रिएक्टेंट तो अभी आते जाएंगे। ये तो पहला लॉट निकला है रिएक्टेंट का, इसके पीछे और कई लॉट आएंगे रिएक्टेंट्स के, आते जाएंगे, तो वो एड्सॉर्ब होते जाएंगे, इंटरमीडिएट बनाते जाएंगे, प्रोडक्ट बनता जाएगा, प्रोडक्ट डिसॉर्ब होता जाएगा।
फिर प्रोडक्ट डिसॉर्ब हो गया तो फिर सरफेस फ्री हो गया, फिर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आए, फिर एड्सॉर्ब हुए, केमिकल एड्सॉर्प्शन हुआ, फिर इंटरमीडिएट बनाया, फिर प्रोडक्ट बना, फिर वो प्रोडक्ट डिसॉर्ब हो गया, फिर सरफेस फ्री हो गया, चलता रहेगा ये प्रोसेस। अब ये प्रोडक्ट कहां जाएंगे? डिसॉर्ब तो हो गए, पांचवी स्टेप बताएगी कि ये प्रोडक्ट जाएंगे कहां। अभी ये प्रोडक्ट कहां है? बाहर निकल गए, डिसॉर्ब हो गए, मतलब मान लो ये हमारा कैटलिस्ट है, तो जो प्रोडक्ट है वो अभी बाहर निकल गए, ये हमारा कैटलिस्ट है और प्रोडक्ट अभी बाहर है, मतलब प्रोडक्ट कहां है मैं बता देता हूं आपको। प्रोडक्ट इस कैटलिस्ट के आसपास मंडरा रहे हैं क्योंकि यहीं से बाहर निकले ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहीं से बाहर निकले तो यहीं आसपास मंडरा रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो यहीं आसपास क्या कर रहे हैं? मंडरा रहे हैं। अब कैटलिस्ट के आसपास उनका कंसंट्रेशन ज्यादा है और ये प्रोडक्ट जो होंगे ये भी डिफ्यूज होंगे। क्यों डिफ्यूज होंगे वापस? क्योंकि ये कंसंट्रेशन के पास का एरिया जहां पर उनका कैटलिस्ट के पास का एरिया जहां उनका कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से निकलेंगे और जहां इनका कंसंट्रेशन कम है वहां निकल जाएंगे, मतलब फिर से इनका डिफ्यूजन होगा, लेकिन इस बार अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इस बार कैटलिस्ट के सरफेस के पास इनका कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि वहीं डिसॉल्व होकर वहीं मंडरा रहे थे, तो वहां कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये वहां से निकलेंगे और दूसरी जगह चले जाएंगे। सो डिफ्यूजन, देखो लास्ट लाइन, डिफ्यूजन ऑफ द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स away from the surface of the catalyst, तो that will make the final step कि उसमें डिफ्यूजन होगा प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का, जो कि कैटलिस्ट के आसपास या कैटलिस्ट के सरफेस से निकलकर वो दूर चले जाएंगे जहां पर उनका कंसंट्रेशन कम होगा और फाइनली हमें वो हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट पी। अब ये जो बन चुका है ये पी बन चुका है, ए और बी की अपनी आइडेंटिटी खत्म हो चुकी है। कैटलिस्ट फ्री हो गया क्योंकि ये सब दूर हट गए, तो कैटलिस्ट वापस से फ्री हो गया, वापस इस पे नया रिएक्टेंट आएगा और वापस ये प्रोसेस पूरी स्टार्ट होगी। ये होती है मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी 5 पॉइंट की। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। मैकेनिज्म पूछते हैं, टीचर देते हैं 3-4 नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन कि भैया मैकेनिज्म बताओ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस का, तो आपको मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी को एक्सप्लेन करना होता है। ये है मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी। संपट पड़ी बात? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लें आप। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया यहां पर। अब आगे समझो, आगे समझो इस मेरी बात को। ये डायग्रामेटिक व्यू जिससे और आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। क्या कह रहा है ये व्यू? देखें, ये है कैटलिस्ट का सरफेस। अब तुम बोलोगे सर इसमें ऐसे बुलेट टाइप के ये क्यों बनाए, होल्स टाइप के? भैया होल होंगे ना कैटलिस्ट के सरफेस पे, पोर्स तो होंगे ही ना। और बल्कि वो तो ये कहना चाहते हैं फ्री वैलेंसीज भी हैं। फ्री वैलेंसीज मतलब यहां पर आप कोई भी केमिकल बॉन्डिंग बना सकता है रिएक्ट। क्लियर हो गया? तो कैटलिस्ट सरफेस हैविंग फ्री वैलेंसीज, so they have free valencies. What are they? They are A and B. What are they? They are reacting molecules. A और B रिएक्ट करेंगे। तो पहले क्या होगा? एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। दिस इज एड्सॉर्प्शन, मतलब A और B इस पर जाकर एड्सॉर्ब होंगे। तो A और B सबसे पहले अपने आप को एड्सॉर्ब करेंगे। ये देखो A और B एड्सॉर्ब हो गए और केमिकल एड्सॉर्ब हुए, केमिकल बॉन्ड बनेगा। तो देखो आपका कैटलिस्ट के साथ ये केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं, दिख रहा है ये केमिकल बॉन्ड है। तो कैटलिस्ट के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं? केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं। ए और बी बना लिया। अब ए और बी क्या करेंगे? आपस में भी बॉन्ड बनाकर इंटरमीडिएट बनाएंगे। तो ये और बी का आपको आपस में बॉन्ड बनेगा। ये देखो बन गया। उस समय कैटलिस्ट के साथ भी है लेकिन आपस में भी बना रहे हैं। सो बॉन्ड फॉर्म्ड इन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स दोनों ए और बी आपस में भी बॉन्ड बनाएंगे और अब इंटरमीडिएट बना देंगे। इंटरमीडिएट याद रखना, ए का बी से भी बॉन्ड बन रहा है और दोनों का कैटलिस्ट से भी बॉन्ड बन रहा है। ये इंटरमीडिएट, यहीं पर ये ए और बी रिएक्ट करेंगे और एक नया सब्सटेंस बना देंगे जिसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे पी। सो डिसॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, यहीं पर वो पी बन जाएगा, मतलब ये ए और बी कन्वर्ट हो जाएगा आपका पी में, क्योंकि केमिकल रिएक्शन तो इनमें चल ही रही है। और वो पी क्या होगा? अब इनका साथ छोड़ देगा, तो यहां से ये लोग अलग हो जाएंगे और ए और बी नाम का प्रोडक्ट आपको अलग से मिल जाएगा। तो ए बॉन्ड बी आपको अलग से मिल जाएगा। तो पहले आप ए प्लस बी लाए थे और अब आपको मिल गया ए बॉन्ड बी। ये ए बॉन्ड बी एक अलग प्रोडक्ट है, मान लो ये पी है, तो दिस इज इक्वल टू पी। तो ये ए और बी अलग हो गया और कैटलिस्ट वापस से फ्री हो गया। ये कैटलिस्ट यहां से ये बॉन्ड टूट जाएंगे तो ये कैटलिस्ट वापस से यहां पर रिस्टोर्ड हो गया। यही चीज वापस यहां आ गई और फाइनली डिसॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। डिसॉर्प्शन मतलब ये प्रोडक्ट निकल जाएगा इससे और उसके बाद डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन वो दिखाया नहीं, लेकिन इसके बाद आप समझ जाना कि ए और बी जब अलग हट गए तो दूर भाग जाएंगे, जिसको बोलेंगे डिफ्यूजन। कंफ्यूज मत होना, एक डिसॉर्प्शन एक डिफ्यूजन है। पहले डिसॉर्प्शन होगा,
मतलब जो प्रोडक्ट बना है कैटलिस्ट के सरफेस पर वो बाहर निकल कर आएगा और कैटलिस्ट के आसपास रह जाएगा, इसको बोलेंगे डिसॉर्प्शन। ये डिसॉर्प्शन हुआ और आसपास रह जाने के बाद वो भागेगा दूर जहां उसका कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि कैटलिस्ट के पास तो उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसको बोलेंगे डिफ्यूजन। तो फिर फाइनली वो डिफ्यूज होगा। ये होता है मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस जिसमें हम मानकर चल रहे हैं कि जो कैटलिस्ट का सरफेस है वो सॉलिड सरफेस है और जो रिएक्टेंट है मॉलिक्यूल्स है वो गैसियस स्टेट में। क्लियर हो गया बात? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग इसके डीमेरिट्स और मेरिट्स की बात करते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो अब हम बात करते हैं इनके क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स की, कि भैया क्या क्या इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं थ्योरी के। और थ्योरी मतलब मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी, क्योंकि यही थ्योरी है मैकेनिज्म में, यही थ्योरी पर के दम पे चलता है पूरा मैकेनिज्म हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का। तो पहला, दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स व्हाई द मास एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द कैटालिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। ये वो थ्योरी है जो आपको ये बात का एक्सप्लेन कर रही है कि क्यों कैटालिस्ट का मास और केमिकल कंपोजिशन अनऑल्टर्ड रहता है, अनचेंज्ड रहता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। कैटालिस्ट ने सिर्फ क्या किया, केमिकल बॉन्ड्स बनाए ड्यू टू देयर फ्री वैलेंसीज विद ए एंड बी, और इस दौरान ए और बी को एक मौका मिला खुद में बॉन्ड बनाने का, क्योंकि जब ए और बी दोनों एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आ गए बॉन्ड बनाते हुए, तो ए और बी आपस में भी बॉन्ड बना सकते हैं। अब कई लोग सोचते होंगे सर ए ने बी ने कैटालिस्ट के साथ बॉन्ड बना लिया तो आपस में क्यों बनाएंगे? भाई ऐसा नहीं है, वो रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है। ऐसे तो फिर केमिकल रिएक्शन कोई मॉलिक्यूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई मॉलिक्यूल में जो एटम्स है वो पहले से कहीं ना कहीं बॉन्ड बना रहे हैं। जैसे पानी है, पानी में HOH आपस में पहले से बॉन्ड बना रहे हैं, तो फिर पानी किसी और से रिएक्ट करता क्यों है? क्योंकि उसको लगता है कि वहां जो एटम्स है वो और अच्छे बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना सकते हैं, तभी रिएक्शन होती है। तो ए और बी कैटालिस्ट से आ गए, डजंट मीन कि वो कैटालिस्ट के साथ ही रह जाएंगे जीवन भर। ए और बी को लगता है अब हम आपस में और अच्छा बॉन्ड बना सकते हैं, तो ए और बी अच्छा बॉन्ड बनाकर अपना टोटल प्रॉपर्टी वहां चेंज कर देंगे। क्लियर हो गई बात? तो इसी वजह से हमें यह पता है कि कैटालिस्ट, क्योंकि इसमें कहीं भी कंज्यूम्ड नहीं होता, वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, एक जरिया है ए और बी के आपस में बॉन्ड बनाने का, तो इसलिए ए और बी वहां आपस में बॉन्ड बनाते हैं और वापस उससे दूर चले जाते हैं। कैटालिस्ट का कुछ नहीं लेकर जाते, ना कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है, ना उसके कैटालिस्ट के कोई मास में चेंज आता है, कहीं चेंज नहीं आता। यह थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन करती है कि यस, केमिकल जो कैटालिस्ट है वो केमिकली और उसका मास अनऑल्टर्ड रहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में जहां कोई भी कैटालिसिस प्रोसेस हो रही है। सेकेंड बात, इट गिव्स द रीजन फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ द कैटालिस्ट इवन इन स्मॉल क्वांटिटीज। कैटालिस्ट अगर आप कभी कभी देखा है, कभी किसी ने बताया नहीं कि कैटालिस्ट की क्वांटिटी कितनी लेनी है। भाई तुम जरा सी भी कैटालिस्ट की क्वांटिटी ले लोगे ना, रिएक्शन के रेट को वो बहुत अच्छी क्षमता से बदल सकता है। बहुत जरा सी क्वांटिटी, 1 ml 2 ml 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम भी ले लोगे ना कैटालिस्ट, वो कोई रिएक्शन के बहुत ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता है। ये बात मैं केमिकल काइनेटिक्स में आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि वो उसके बहुत ज्यादा रिएक्शंस को चेंज कर सकता है एक जरा सी मात्रा का कैटालिस्ट। और ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि जरा सी मात्रा में भी क्यों कैटालिस्ट काम कर जाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, एक सरफेस प्रोवाइड करता है। क्लियर हो गया? और वो इन्वॉल्व खुद नहीं होता, अगर वो खुद इन्वॉल्व होता तो खुद कंज्यूम्ड होता, और जो चीज खुद कंज्यूम्ड होती है उसकी हमें ज्यादा मात्रा चाहिए। लेकिन आपको पता है ए और बी आए, प्रोडक्ट बने, चले गए, ए और बी आए, प्रोडक्ट बने, चले गए, कैटालिस्ट वहीं का वहीं रह गया, तो उसका मास में कोई कमी नहीं आई। और जब उसके मास में कोई कमी नहीं आई तो जरा सा मास भी उसका आपका चलता रहेगा रिएक्शन में, क्योंकि वो मास कभी खत्म होगा नहीं, क्योंकि कैटालिस्ट की कभी कोई खपत होगी नहीं। ये थ्योरी ये बात भी एक्सप्लेन करती है। तीसरी बात, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ कैटालिटिक प्रमोटर्स एंड कैटालिटिक पॉइजन। ये डीमेरिट है। ऊपर के 2 मेरिट हैं, ये डीमेरिट है। ये थ्योरी आपको पॉइजन और प्रमोटर की वर्किंग को एक्सप्लेन नहीं करती कि कैटालिस्ट की एक्टिविटी जो एक कैटालिटिक प्रमोटर्स के थ्रू बढ़ती है और कैटालिटिक की एक्टिविटी जो कम होती है, जो कि एक पॉइजन के थ्रू कम होती है, वो कैसे हो जाती है, इस बात को ये थ्योरी कतई एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो ये थ्योरी इस बात को नहीं बता पाती कि प्रमोटर और पॉइजन कैसे काम करते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये थे मेरिट्स ऊपर के 2, नीचे वाला जो पॉइंट था वो था डीमेरिट्स। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम वीडियो को कंक्लूड करेंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट?
तो ये थे मेरिट्स एंड डीमेरिट जो कि मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी के थे, जो कि कैटालिस्ट के हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का मैकेनिज्म हमें समझाते हैं। और हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखा और इनके डायग्रामेटिक व्यू भी देखे कि कैसे ये वर्किंग होती होगी। क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट और हर चैप्टर से अवेलेबल हैं, जो आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए magnetbrains.com पर अपलोडेड है। वहीं से आपको इनके नोट्स भी मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए। कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक